हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन पर और हमने लास्ट क्लास में बात की थी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पर। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन के पार्ट पर। कम टू दी एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम दो एप्लीकेशन देखेंगे। एक तो एप्लीकेशन देखेंगे मिक्सचर प्रॉब्लम से रिलेटेड और एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए तो आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन तो और भी हो सकती हैं, है ना, बट हमें यहाँ पे दो ही एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज मिक्सचर प्रॉब्लम, है ना। तो पहले प्रॉब्लम हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन इज a tank contains 100 liter of lime solution in which 50 gram of salt is dissolved. Lime containing 2 gram per liter of salt runs into the tank at the rate of 5 liter per minute and flows out at the rate of 4 liter per minute. Find and solve the differential equation for the salt at any time in the tank, right। तो देखो है क्या मिक्सचर प्रॉब्लम में, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमको गिवन कंटेनर होगा, है ना, उसके अंदर सॉल्यूशन गिवन होगा विद सम केमिकल डिसॉल्व इन इट, राइट। जैसे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लाइम सॉल्यूशन है और केमिकल हमने यहाँ पे सॉल्ट बोल दिया है कि सॉल्ट ऑलरेडी डिसॉल्व है उसमें। अब हम बाहर से उस सॉल्यूशन के अंदर हम बाहर से सॉल्यूशन को इनपुट करेंगे, है ना, विद सम केमिकल, राइट। जो केमिकल ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर है, अब हम बाहर से सॉल्यूशन डाल रहे हैं। सॉल्यूशन किसका है, वो भी सेम केमिकल का ही है, राइट।
अब उसके बाद क्या होगा कि दोनों सॉल्यूशन मिलकर कंटेनर में जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो जो है, जो केमिकल का है वो कंसंट्रेशन चेंज होगा, है ना। जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। अब हम उस प्रॉब्लम ये रहेगी कि हमें फाइंड करना होगा कि क्या रेट है उसके चेंज होने का, उसकी कंसंट्रेशन के चेंज होने का क्या रेट है, जो केमिकल है उसके चेंज होने का क्या रेट है। उससे रिलेटेड हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है। जैसे यहाँ पर वो केमिकल हमने सॉल्ट लिया है, ठीक है, तो बोला है कि फाइंड एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सॉल्ट एट एनी टाइम इन द टैंक। चलिए, तो पहले हम इसको समझते हैं। इसको भाई टैंक है, टैंक के अंदर 100 लीटर ऑफ लाइम सोल्यूशन है जिसके अंदर 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट है ऑलरेडी डिजॉल्व, राइट। Now, lime containing 2 gram per liter of salt runs into the tank at the rate of 5 liter per minute. भाई जो solution है, लाइम सोल्यूशन, उसके अंदर कितना सॉल्ट है, 2 ग्राम पर लीटर सॉल्ट है, जो किस रेट से इनपुट किया जा रहा है, 5 लीटर पर मिनट के रेट से, राइट। तो रेट रेट ऑफ सॉल्ट इन, उस पर बात कर लेते हैं। पता है कि लाइम सोल्यूशन का इनपुट क्या है, वो है 5 लीटर पर मिनट, ओके। एंड 1 लीटर में कितना सॉल्ट है, 2 ग्राम पर लीटर, तो दिस इज 2 ग्राम पर लीटर इंटू 5 लीटर पर मिनट, कैंसिल आउट हो गया, कितना 5 टू ज़ 10, तो ये 10 ग्राम पर मिनट। ये तो बेटा सॉल्ट है, जो सॉल्ट का रेट है, किस रेट से वो इनपुट हो रहा है, वो 10 ग्राम पर मिनट। अब रेट ऑफ सॉल्ट आउट की अगर बात करें तो मुझे नहीं पता कि किस 1 लीटर कितना ग्राम है सॉल्ट जो बाहर है, बट जो लाइम सोल्यूशन है वो किस रेट से बाहर है आ रहा है वो मेरे को पता है, 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि भाई लाइम सोल्यूशन टैंक के अंदर 5 लीटर पर मिनट से जा रहा है और टैंक से बाहर 4 लीटर पर मिनट से आ रहा है। तो जो 1 लीटर का जो गैप है या 1 लीटर का जो डिफरेंस है, वो उस टैंक को फुल करेगा, है ना। तो कह सकते हैं जो नेट लाइम सॉल्यूशन इनपुट वो कितना है बेटा, 5 माइनस 4 लीटर पर मिनट मीन्स 1 लीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि 1 मिनट में 1 लीटर जाएगा, तो टी मिनट में टी लीटर फिल होगा टैंक, राइट। अच्छा, तो अगर हम बात करें रेट ऑफ सॉल्ट आउट, वो कितना है बेटा, वो है let y of t be the salt at any time t।
and V of t is the total volume of this solution. Okay, at time t, at time t, right? तो अगर हम बात करें रेट ऑफ सॉल्ट आउट, रेट ऑफ सॉल्ट आउट, किस रेट से सॉल्ट बाहर जा रहा है, तो वो होगा y ऑफ t बाय v ऑफ t इंटू रेट ऑफ आउटफ्लो या आउटफ्लो रेट, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है बेटा, रेट ऑफ सॉल्ट आउट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, y ऑफ t, सो y ऑफ t इज y, से दिस इज y एंड v ऑफ t, v ऑफ t कितना होगा बेटा, ऑलरेडी जो गिवन था वो वॉल्यूम टैंक के अंदर 100 लीटर था इनिशियली 100 लीटर था, बट आफ्टर टाइम t लीटर्स और प्रेजेंट हो गया, सो 100 प्लस t into outflow rate is 4, right? So this is rate of salt out, right? Now rate of change of salt at any time t, वो है rate of salt arrive minus rate of salt depart। ठीक है, तो रेट ऑफ सॉल्ट अराइव किस रेट से सॉल्ट आ रहा है, 100 ग्राम पर मिनट से, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 10 ग्राम पर मिनट से, ठीक है, माइनस रेट ऑफ सॉल्ट डिपार्ट, किस रेट से बाहर जा रहा है, रेट ऑफ सॉल्ट आउट, दैट इज 4y ऑन 100 प्लस t, ठीक है, दिस इज dy बाय dt, बिकॉज सॉल्ट एट एनी टाइम t इज y ऑफ t, ठीक है, सो दिस इज dy बाय dt। अगर मैं इसे थोड़ा और ठीक ठाक कर लूँ, सो dy बाय dt प्लस 4y अपॉन 100, सॉरी 100 प्लस t इज इक्वल टू 10। बेटा दिस इज नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। शायद मुझे इसी पर बात करनी है आगे, और ये फॉर्म हो गई है, ठीक है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है, किसको एक्सप्रेस कर रही है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट को एट एनी टाइम टे। अब मुझे इसे सॉल्व भी करना है, तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे p देखना होता है, विच इज़ 4 अपॉन 100 प्लस t, q देखना होता है विच इज़ 10, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ e टू द पावर इंटीग्रल p dx, मतलब 4 अपॉन 100 प्लस t dt, e टू द पावर 4 ln 100 प्लस t, विच इज़ ये ऊपर जाएगा 100 प्लस t का होल पावर 4, राइट। तो बेटा सॉल्यूशन तो कुछ ऐसा आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dt, right? So 10 into 100 plus t की whole power 5 by 5 plus c, 5 to the 10. So 2 into 100 plus t की whole power 5 plus c, which is y into 100 plus t की whole power 4, right? और अगर इसे थोड़ा फर्दर जाते हैं सॉल्व करने के लिए, सो 2 इंटू 100 प्लस टी की होल पावर 1, ठीक है, प्लस c इंटू 100 प्लस टी की होल पावर -4। अब मैं इसे c भी कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। इनिशियल वैल्यू मेरे को गिवन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है a tank contains 100 liter of lime solution in which 50 gram of salt is dissolved. इनिशियली मेरे को 100 लीटर ऑफ लाइम सोल्यूशन गिवन है जिसमें 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, मींस जो केमिकल है वो 50 ग्राम है। तो यहाँ पर एट t is equal to 0 y of t is what 50, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैं c कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो y is 50, so 50 is equal to 2 into 100 plus 0 plus c into 100 plus 0 the whole power -4, right? So 50 is equal to 200 plus c upon 100 की power 4, so this is -150 is equal to c upon 100 की power 4 और c is equal to -150 into 100 की power 4, राइट, ठीक है। तो c को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको 1 बोलता हूँ, फ्रॉम 1 y is equal to 2 into 100 plus t, c की जगह मैं रख देता हूँ -150 इंटू 10 to the power 100 to the power 4 इंटू 100 plus t to the power -4, राइट। और थोड़ा अगर अजीब लग रहा है तो 100 को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो y is equal to 2 इंटू 100 plus t माइनस 100 को लिखा मैंने 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 10 to the power 8 और 150 को लगा 10 इंटू 15, तो 10 to the power 9 इंटू 15 हो गया, सॉरी 5 हो गया, हाँ 15 इंटू 10 to the power 9 to 100 प्लस t to the power -4, ठीक है बेटा। किसी भी टाइम t पर ये सॉल्ट हमें मिल गया, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, ये रेट ऑफ change of salt at any time t, rate of salt arrive minus rate of salt depart, and second this is rate of salt out, salt at any time upon total volume into outflow rate, है ना। इतना तो मैथ्स में बचपन से आता है। चलिए अब बात करेंगे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पर। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो इसमें लिखते हैं बेटा पहले एन ऑर्थोगोनल
ट्रैजेक्टरी ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स is a curve that intersects each curve of the family at right angles. राइट, जैसे कि मैं बोलूँ ये कर्व है, राइट। अब मैं देख रहा हूँ कि ये एंगल बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि हाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो पॉइंट नंबर वन इज find the differential equation for the given curve राइट। जो गिवन कर्व होगा है ना, जिसके हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें सबसे पहले। सेकंड वन then find slope of normal using m1 m2 is equal to -1 by using 1, ओके। या पॉइंट वन जो हमने यूज़ किया, पॉइंट वन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया मीन्स हमें डी वाई बाई डी एक्स तो वहाँ से पता लग रहा है, सो उस डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ हमें पॉइंट नंबर 2 में करना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज सॉल्व 2 विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। क्या बोल दिया है एक क्वेश्चन से समझते हैं, राइट। क्वेश्चन इज फाइंड द orthogonal trajectory of the family of curves x y is equal to a, where a is not equal to 0 and a is arbitrary constant, राइट। चलिए, तो भाई देखो पॉइंट नंबर वन में क्या दे रखा था, पॉइंट नंबर वन में बोला था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू ए की है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यहाँ पर ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम रिमूव करते हैं देन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लो जी, ये तो गायब हो गया।
तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स क्या दिख रहा है, माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये तो dy बाई डी एक्स आ गया। सेकेंड पॉइंट है क्या कि फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल यूजिंग m1 m2 इक्वल टू -1 बाय यूजिंग 1। तो 1 में dy बाई डी एक्स जो आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे, m1 m2 इक्वल टू -1, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y बाय एक्स। वो एक्चुअली में ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का काम करेगा नहीं करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, राइट। अब थर्ड में क्या बोला था कि इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स है, तो हमें ये दिख रहा है, ओके सॉरी, दिस इज x upon y, sorry, this is x upon y, this is x upon y, so this is y dy is equal to x dx, right? So y square by 2 is equal to x square by 2 plus c, right? So हम लिख सकते हैं x square minus y square is equal to sum k. Again this is a hyperbola, right? This is a rectangular hyperbola, okay? बट ये जो है फर्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये स्पेशल केस है। तो देखिए चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट की भाई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax, राइट। यहाँ पर ये निकल आया डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2x, राइट। अब इसको अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए,
इट इज़ 1/2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये यहाँ से 2y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा। ओके, तो बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया है ना। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर ऑर्थोगोनल फॉर इसको मैं क्या बोलूँगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऐसा बोलूँगा मैं। मीन्स अगर मैं बात करूँ डी वाई बाई डी एक्स को अब किससे रिप्लेस करने के लिए, माइनस एक्स अपॉन 2y से रिप्लेस करूँगा। ठीक है, समझ आ गया होगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अब 2y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। अब तो ये हो गया बेटा 2y स्क्वायर बाई 2 है ना, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू सम के। ये तो बेटा एक इलिप्स है। ठीक है, तो पैराबोला के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इलिप्स बन गया। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बेटा, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास से वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे। ठीक है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एंड देन प्रोबेबिलिटी, और 1.5 क्लास लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, और हमारा सिलेबस कंप्लीट और 12th। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।